दोस्तों, आप लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें आपको अक्षय कुमार के साथ सोनू सूद, मानुषी चिल्लर, संजय दत्त और आशुतोष राणा भी थे। यदि आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इस मूवी को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन के बारे में। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन थे। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार के बारे में। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की एकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की कहानी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना के बारे में। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध के बारे में। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रूप की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। अब बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ।
इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने ने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न ही पीछे हट पाए, और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यत्नाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी, तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। आशा है दोस्तों आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।